हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कंबोज पर। तो इस वीडियो में देखेंगे क्लास 10th के सब्जेक्ट साइंस के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि चैप्टर फर्स्ट से आते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आपने थंबनेल भी देख लिया होगा कि चैप्टर फर्स्ट से रिलेटेड सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो इसमें क्या है, जितने भी प्रीवियस ईयर में आपके क्वेश्चन आ चुके हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, चाहे वो उत्तराखंड बोर्ड हो चाहे यूपी बोर्ड हो, उसके अलावा कोई भी बोर्ड हो, तो एनसीईआरटी बुक के जितने भी सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं जो आपके प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, वो सारे इस चैप्टर फर्स्ट की वीडियो में देखने को मिलने वाले हैं। तो जो बच्चे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि जो आने वाली वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आपके पास टाइम रहते पहुंच सके। तो ले चलता हूँ सीधा पहले आपको चैप्टर फर्स्ट पर, और आप भी देखिए कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। और यहाँ पे जो आप क्वेश्चन देखेंगे वो विद सॉल्यूशन आपको मिलेंगे और बिल्कुल नोट्स की तरह आपको मैं बताऊंगा, ताकि आप इनको अभी वीडियो में ही इसको पूरा अच्छे से याद कर लें। ठीक है, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आ चुके हैं हम क्वेश्चंस पर। और सबसे पहले हम चैप्टर का नाम दिखा देता हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं ऊपर, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक है, चैप्टर कौन सा है? फर्स्ट। और चैप्टर का नाम क्या है आपका? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। क्लियर है? तो जो चैप्टर फर्स्ट है, इसमें जितने क्वेश्चन आप देखेंगे सारे मोस्ट इंपोर्टेंट हैं और प्रीवियस ईयर में सारे क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं, तो किसी भी क्वेश्चन को आपने छोड़ना नहीं है। तो हम पहले देख लेते हैं महत्वपूर्ण तथ्य। महत्वपूर्ण तथ्य बच्चों इसमें क्या है, सारे एक एक नंबर या टिक मार्क वाले क्वेश्चन आपके यहाँ से ही पूछे जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा और कहीं से आपके एमसीक्यू क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो ये जो महत्वपूर्ण तथ्य आप देख रहे हैं इस ऊपर, ठीक है, ये वाले, तो इसको आपने जरूर अच्छे से याद कर लेना। और मैं अभी ही आपको ये याद करा दूंगा क्योंकि इतने इजी वे में इनको बताऊंगा कि आप अभी इसको याद कर लेंगे। तो पहला जो आप देख रहे हैं इसमें लिखा है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया में पदार्थ ऑक्सीजन ग्रहण करता है तथा हाइड्रोजन मुक्त करता है। क्वेश्चन है आपका, ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या है? तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया अभिक्रिया क्या है? जिसमें ऑक्सीजन को ग्रहण किया जाता है और हाइड्रोजन को मुक्त किया जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण बोलते हैं। ठीक है, और उसी के अपोजिट अगर हम बोले तो आता है अपचयन। ठीक है, सेकंड नंबर पे आप देख रहे हैं अपचयन। तो अपचयन क्या है? अपचयन में बच्चों क्या होता है, जो ऑक्सीकरण होता है उसका उल्टा हो जाता है। देखो, ऑक्सीकरण में आपका क्या था? ऑक्सीजन ग्रहण हो रहा है, यहाँ पर हाइड्रोजन का ग्रहण हो रहा है, और यहाँ पे हाइड्रोजन मुक्त हो रहा है, और यहाँ पे ऑक्सीजन मुक्त हो रही है। ठीक है, तो बस ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। ऑक्सीकरण कोई बोलेगा तो बोलेगा आप उसमें ऑक्सीजन क्या होती है? ग्रहण होती है, हाइड्रोजन मुक्त होती है। और अपचयन कोई पूछेगा तो आप उसमें क्या बोलेंगे? इसमें हाइड्रोजन क्या होती है? ग्रहण की जाती है तथा ऑक्सीजन मुक्त हो जाती है। क्लियर है? अगला चलता है ऊष्माक्षेपी। ऊष्माक्षेपी क्या है? इसमें बच्चों ऊष्मा उत्पन्न होती है। क्लियर है? ऊष्माक्षेपी में क्या होती है? ऊष्मा उत्पन्न होती है, बस आपने इतना याद रखना है। देखो, ऊष्माक्षेपी ऊष्मा उत्पन्न होती है, और उसके बाद है आपका ऊष्माशोषी। ऊष्माशोषी में क्या होता है? ऊष्मा का शोषण होता है। ठीक है, 4 पॉइंट क्लियर हो गए। पहला था ऑक्सीकरण, इसमें ऑक्सीजन ग्रहण होता है, हाइड्रोजन मुक्त होता है। अपचयन में हाइड्रोजन ग्रहण होता है, ऑक्सीजन मुक्त होती है। ऊष्माक्षेपी, ऊष्मा का क्या होता है? ऊष्मा उत्पन्न होती है, और ऊष्माशोषी ऊष्मा का शोषण होता है। ठीक है, 4 पॉइंट क्लियर हो गए। उसके बाद आ जाता है, एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया? तो श्वसन क्या है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं? जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है। श्वसन के दौरान क्या होती है? ऊष्मा उत्पन्न होती है। क्लियर है? फिर आपका एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार की अभिक्रिया है? ठीक है, प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो आप बोलोगे ऊष्माशोषी। ऊष्माशोषी क्या होता है बच्चों? जिसमें ऊष्मा का शोषण होता है। क्लियर है? अगला देखते हैं। यहाँ जैसे आप देख पा रहे हैं, वसा व तेलीय पदार्थ लंबे समय तक रखे जाने पर उपचयित होकर विकृत गंधित हो जाते हैं। पदार्थों को विकृत गंधित होने से बचाने के लिए पदार्थों की पैकिंग में उनमें से ऑक्सीजन हटाकर कम सक्रिय गैस नाइट्रोजन भर देते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि जो आप चिप्स वगैरह खाते हैं, ठीक है, जितने भी आप पैकेट्स देखते हैं जो फूले हुए रहते हैं, यानी आप देखते हैं उसके अंदर थोड़ी सी जो भी चीज होती है उसके अंदर रखी हुई वो कम होती है, बट उससे ज्यादा क्या होती है? उसमें गैस भरी रहती है। वो कौन सी गैस भरी रहती है? नाइट्रोजन गैस भरी रहती है। किसको हटा करके नाइट्रोजन गैस भरते हैं? ऑक्सीजन को हटा करके नाइट्रोजन गैस भरते हैं। और वो नाइट्रोजन गैस क्यों भरी जाती है? क्योंकि वो जो चिप्स के पैकेट है या जो भी कोई आप पैकेट देखते हैं, ठीक है, जिसके अंदर गैस रहती है, ताकि उसको गैस को भरने का कारण क्या है? जो भी वस्तु उसके अंदर है उसको लंबे समय तक क्या रख सके? सुरक्षित रख सके। अगर हम उसमें नाइट्रोजन गैस नहीं भरेंगे तो उनका जो स्वाद और गंध है, ठीक है, वो बहुत जल्दी परिवर्तित हो जाएंगे और फिर वो खाने लायक नहीं रह जाते हैं। तो इसलिए हम क्या करते हैं? नाइट्रोजन वगैरह गैस भर देते हैं ताकि वो लंबे समय तक टिक सके। तो ये था। इसका एक नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा कि विकृत गंधिता से आप क्या समझते हैं? तो विकृत गंधिता क्या हो गया? कि ऑक्सीजन गैस को हटा करके नाइट्रोजन गैस भर देना पैकेट्स में, यही हमारा क्या होता है? विकृत गंधिता कहलाता है। इसमें क्या होता है? जो पदार्थ होता है वो लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। अगला है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। दीवारों पर सफेदी करने में उपयोग किया जाता है। तो कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला नॉर्मली जो होता है, जो हम बाजार से खरीद के लाते हैं, उसको बोलते हैं CaO। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड। अगर हम उसमें पानी मिला देते हैं, ठीक है, पानी का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। अगर हम इसमें
यानी जो बाजार से चूना खरीद के लाते हैं दिवाली वगैरह में, उसको हम बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है। और उसके बाद हम अगर जैसे घर में लाते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, दीवारों पे पेंट तो हम सूखे मतलब सूखे चूने से तो नहीं करेंगे, नॉर्मली क्या करते हैं, पानी डाल देते हैं। तो पानी का फॉर्मूला क्या हो गया, H2O। जब हमने CaO में H2O मिक्स कर दिया तो हमारा बन जाता है CaOH का होल ट्वाइस, जिसको हम बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और जिसको बोला जाता है बुझा हुआ चूना। ठीक है, इसको हम बुझा हुआ चूना भी बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं। और ऊपर आप देख रहे हैं CaO कैल्शियम ऑक्साइड में प्लस क्या किया हमने, वाटर मिक्स कर दिया, बन गया हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आई होप बच्चों आपको ये सफेदी वाला क्लियर हो गया होगा, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या होता है जब अ, शुष्क बुझे चूने में क्या क्या सॉरी अनबुझे चूने में पानी मिलाया जाता है। अगला है वियोजन अभिक्रिया में यौगिक वियोजित होकर दो या दो से अधिक पदार्थ में टूट जाता है। क्वेश्चन आता है कि वियोजन अभिक्रिया क्या है। अभी ये हम आगे भी पढ़ेंगे, बाकी एक बार यहाँ हम थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं। क्वेश्चन है वियोजन अभिक्रिया क्या है। तो इसमें क्या होता है, दो पदार्थ सॉरी दो या दो से अधिक पदार्थ टूट जाता है। ठीक है, मान लो कोई आपका इस तरह से एग्जाम्पल ले लिया हमने NaCl। अब ये क्या होगा, NaCl टूट जाएगा किसमें, Na+Cl में टूट जाएगा। क्लियर है, यानी एक पदार्थ दो पदार्थ में टूट जाएगा, ये हमारा क्या होता है, वियोजन होता है। और यहीं पर अगर हम संयोजन की बात करें, तो संयोजन में क्या होगा, दो पदार्थ क्या होते हैं, मिलकर के एक नया पदार्थ बना देते हैं। क्लियर है। द्विविस्थापन में क्या होता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया भी आती है क्वेश्चन में, तो इसमें क्या होता है, आयनों का आदान प्रदान हो जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ आप देख रहे हैं BaCl2 और यहाँ पे Na2SO4 है, तो यहाँ पे क्या होगा, SO4 चले जाएगा Ba के साथ, और जो Cl2 है वो आ जाएगा Na2 के साथ। ठीक है, तो यही हमारी क्या हो जाती है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। देखो यहाँ पे लिखा भी है द्विविस्थापन अभिक्रिया, तो ये एग्जाम्पल आप द्विविस्थापन का समझ सकते हैं यहाँ पे। क्लियर है। अब चलते हैं आपके जो टिक मार्क वाले क्वेश्चन आते हैं, तो टिक मार्क वाले क्वेश्चन आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। सबसे पहले वाले पे चलते हैं। ठीक है, पहला आप यहाँ पे देख रहे हैं, जितने टिक मार्क वाले हैं वो मैं आपको सारे बताऊंगा, बट जो दूसरे आएंगे, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आएंगे या दो दो नंबर वाले क्वेश्चन आते हैं, वो आपको बताऊंगा कि कौन से आपने प्रिपेयर करने हैं। तो एक बार मैं पहले रिकॉर्डिंग देख लेता हूँ कि रिकॉर्डिंग ठीक से हो रही नहीं हो रही, क्योंकि कई बार प्रॉब्लम हो जाती है। तो कंफर्म कर लेता हूँ। बहुत बार ऐसा हो चुका है मेरे साथ कि रिकॉर्डिंग हो नहीं रही होती और मैं कंटिन्यू वीडियो बनाने में रहता हूँ और बीच में चेक भी नहीं करता हूँ, तो माफी चाहूंगा बीच में आप लोगों को थोड़ा सा डिस्टर्बेंट हुआ। तो पहला क्वेश्चन देख रहे थे, उसमें MCQ टाइप। आई होप बच्चों जितना ऊपर बताया आपने याद कर लिया होगा, और सारे पॉइंट्स आप लोग नोट्स के रूप में आप चाहें तो लिख भी सकते हैं, चाहे तो मैं आपको ये इस पीडीएफ का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ, तो आप वहां से ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। क्लियर है। अगला देख लेते हैं, यहाँ पे देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट आप देख रहे हैं, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म प्रतिस्थापनीय अभिक्रिया देता है। तो जिसका जो आंसर हो जाएगा, तो चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में से देख लो सही आंसर क्या है, सिल्वर नाइट्रेट विलयन या कॉपर धातु। और यहाँ पे जैसे मैंने अभी रिकॉर्डिंग चेक करने के लिए गया था, तो एक चीज मेरे से कट हो गई, तो मैं उसको जरा एक्टिवेट कर लेता हूँ। ठीक है, क्या डिस्कनेक्ट हो गया था मेरे से, जो लिखने वाला टूल है वो डिस्कनेक्ट हो गया था, उसको दोबारा से एक बार कनेक्ट कर लेते हैं। और देखो इसमें एडिटिंग का बाद में कोई काम नहीं रह जाता, क्योंकि लैपटॉप से वो सारी रिकॉर्डिंग होती है और बाद में इसमें एडिटिंग का ऑप्शन नहीं रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम आ चुके हैं वापस, और चलते हैं अपने क्वेश्चन पेपर पर। ठीक है, इसको ले लेते हैं फुल स्क्रीन में, और प्लस, और ये आ चुके हैं हम। और एक चीज और, जितने क्वेश्चन बता रहा हूँ सारे बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो किसी क्वेश्चन को आपने बिल्कुल भी नेग्लेक्ट नहीं करना है। तो पहला क्वेश्चन हमने देख लिया, क्या था, सिल्वर नाइट्रेट विलयन या कॉपर धातु। क्वेश्चन आप एक बार जरूर ध्यान से देख लो कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म प्रतिस्थापनीय अभिक्रिया देता है, यानी प्रतिस्थापन अभिक्रिया कौन सा देता है। ठीक है, प्रतिस्थापन सिंपल क्या होता है, जैसे यहाँ पे आप BaCl2 देख रहे हो और यहाँ पे Na2SO4 देख रहे हैं, तो यहाँ पे सिर्फ आपका क्या रहेगा, Na2 रहेगा। तो प्रतिस्थापन में क्या हो जाएगा, ये Cl2 जाकर के सीधा किसके साथ जुड़ जाएगा, Na2 के साथ हो जाएगा। तो अगर मैं बोलूँ ये अभिक्रिया एग्जाम्पल के रूप में लेना चाहें, तो हम क्या कर लिख सकते हैं, BaCl2 है, ठीक है, प्लस आपका क्या है, Na2 है। और यहाँ पे प्रतिस्थापन में क्या हो जाएगा, यहाँ पे Ba नॉर्मल आ जाएगा, प्लस आ जाएगा आपका Na2 और Cl2। इस तरह से आपका ये बन जाएगा प्रतिस्थापन अभिक्रिया। आई होप बच्चों समझ गए होंगे। देखो मैंने एग्जाम्पल के साथ अगर आप समझोगे और इसको दिमाग में सेट कर लोगे, तो आपके लिए क्वेश्चन पेपर ज्यादा टफ नहीं आने वाला है, बहुत ईजी बन जाएगा आपके लिए क्वेश्चन पेपर। अगला चलते हैं, क्वेश्चन है लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है। ये तो आपको सिंपली याद ही कर लेना है इसको। लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है, PbNO3 ब्रैकेट में और उसका होल ट्वाइस। ठीक है, याद कर लो, PbNO3 ब्रैकेट में, ठीक है, और उसका होल ट्वाइस। तो ये किसका फॉर्मूला है, लेड नाइट्रेट का।
आई होप बच्चों इसको आपने याद कर लिया होगा। और लास्ट में फिर मैं आपसे कुछ क्वेश्चन भी पूछूंगा जो कि आप लास्ट में कमेंट बॉक्स में बताएंगे मेरे को। अगला है Fe2O3 प्लस 2Al एरो Al2O3 प्लस 2Fe, यह अभिक्रिया किस प्रकार की है? तो देख लेते हैं। देखो अभी मैंने एक एग्जांपल दिया था, यहाँ पे देखो O3 है, ठीक है। O3 किसके साथ जुड़ गया जाकर के, यहाँ पे देखो Al है, Al के साथ जाकर के क्या जुड़ गया, O3 जुड़ गया। क्लियर है। और जो Fe था, Fe के साथ O3 था, वो यहाँ पे जाकर के Fe अलग हो गया। तो ये अभिक्रिया कैसी है, विस्थापन हुआ है। किसका विस्थापन हुआ है, यहाँ से O3 का विस्थापन हुआ है किसके साथ, Al2 के साथ। क्लियर है। यानी ये 3 क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। और खास करके जो अभिक्रिया है फर्स्ट चैप्टर के, चाहे वो संयोजन है, वियोजन है, प्रतिस्थापन है, द्विविस्थापन है, तो ये सारी चार अभिक्रिया, इन चारों को आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। अगला चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका 4, ये तो आप समझ ही चुके हैं क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में आपको ये एग्जांपल समझा दिया था। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, द्वितीय विस्थापन क्यों है वो आप समझ गए होंगे। अगला है कैल्शियम फॉस्फेट का सूत्र है। कैल्शियम फॉस्फेट का सूत्र देख लीजिए आप, कई बार एक एक नंबर में आपसे पूछा जाएगा, इसी इसी टाइप से आपने सिर्फ टिक मार्क करना है। और जब आप एग्जाम में क्वेश्चन लिखने का मतलब क्वेश्चन का आंसर देने बैठेंगे तो सिंपली आपने क्या करना है, मान लो क्वेश्चन नंबर 5 है, तो यहाँ पे आप लिख देना क्वेश्चन नंबर 5। अब मान लो ये जो आपके टिक मार्क आएंगे वो आते हैं सिंपल क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 4-5 करके आएंगे, तो यहाँ जैसे क्वेश्चन नंबर 5 है तो यहाँ पे इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 डाल देंगे और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, चाहे वो फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, तो जैसे इसका आंसर थर्ड है तो इस तरह से आप थर्ड लिख देंगे तो भी आपका सही चलेगा। और थर्ड के साथ अगर आप इस तरह से लिख देंगे Ca3PO4 और उसके पीछे लगा देंगे आप होल ट्वाइस, तो वो भी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ये नहीं है कि पूरा आप क्वेश्चन लिखिए उसके बाद चारों ऑप्शन लिखे और उसके बाद फिर आंसर लिखिए, तो क्वेश्चन नहीं लिखना है आपने एग्जाम में। अगला नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर है रासायनिक समीकरण BaCl2 जलीय प्लस H2SO4 एरो BaSO4 ठोस और प्लस 2HCl जलीय है, ठीक है। और यहाँ पे आपको बताना है इनमें से किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो ना तो ये योगात्मक है, ना निराकरण है, ना अवक्षेपण है, इनमें से कोई नहीं। तो जो राइट आंसर है इसका इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। क्लियर है। अब चल रहे हैं नेक्स्ट पेज पर, और इसी के साथ जो आपके MCQ टाइप क्वेश्चन थे वो हो चुके हैं कंप्लीट। अगला देख लेते हैं इसके बाद क्या आता है। और जितने क्वेश्चन आपने अभी ऊपर देखे एक बार जरूर इनको रिपीट कर लेना ताकि ज्यादा प्रॉब्लम आपको बाद में ना हो। थोड़ा सा इसको मैं ले लेता हूँ जूम आउट करके, ठीक है। अब यहाँ से जो है क्वेश्चन आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, जैसा पहला वाला क्वेश्चन है 4-5 दिन से तबीयत भी चल रही है खराब, फिर भी अभी क्योंकि बीच में आपने देखा होगा एक एक दिन का बीच में गैप भी हो जा रहा है, वीडियोस नहीं पहुंच रही है, तो बस यही कारण था तबीयत खराब होने का। थोड़ी ठीक है। तो जैसा कि यहाँ देख पा रहे हैं आप, निश्चित उत्तरीय प्रश्न 1 नंबर के जो आते हैं 8। अब जो आपका क्वेश्चन पेपर आएगा उसमें क्या आएंगे, 8 MCQ आएंगे, ठीक है। और 8 आपके आएंगे ये निश्चित उत्तरीय प्रश्न, यानी एक एक नंबर वाले टोटल, यानी एक एक नंबर वाले 16 प्रश्न तो आपके स्टार्टिंग में यही देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ जो पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं इसमें बोला है उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से क्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है। क्लोरीन से यानी ये क्लोरीन हो गया। और विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, CaOCl2। तो इसके साथ अब हम क्या मिलाएं, तो सिंपली ये देखो यहाँ पे CaOCl2 दिख रहा है, तो सिंपली आप क्या करोगे यहाँ पे CaO, यानी CaO प्लस Cl2 करोगे तो आपका क्या बन जाएगा, CaOCl2 बन जाएगा। तो ये आप इसका आंसर अब देखो सिंपली क्या है, CaO क्या होता है, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन कर दिया था, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। शुष्क बुझा हुआ चूना क्लोरीन से क्रिया करके क्या बनाता है, विरंजक चूर्ण बनाता है। तो सिंपल यहाँ पे क्या आ जाएगा, शुष्क बुझा हुआ चूना। याद हो गया होगा। अगला चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 जो है वियोजन क्रिया का एक संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। तो वियोजन अभिक्रिया के लिए कोई समीकरण लिखना है तो वियोजन के लिए आप कुछ भी लिख सकते हैं। नॉर्मली NaCl ले लीजिए, इसको आप दिखा सकते हैं आप Na प्लस Cl। संतुलित देना है तो देख लो आप ये संतुलित है। उसके अलावा देखो CaCO3, यहाँ पे आ जाएगा CaO प्लस CO2, तो ये भी क्या हो जाएगा बच्चों, संतुलित हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। आई होप बच्चों ये आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। अगला है निम्नलिखित में वह कौन सी धातु है जो गर्म जल से क्रिया करके लेकिन करती है लेकिन ठंडे जल से नहीं। तो 3 ऑप्शन है यहाँ पे, सोडियम, मैग्नीशियम, लोहा। तो यहाँ पे क्या आती है, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम एक ऐसी धातु है जो गर्म पानी से तो अभिक्रिया कर लेती है, यानी क्रिया में भाग ले लेती है, बट अगर हम उसी की ठंडे पानी से अभिक्रिया कराएंगे तो वो कोई रिएक्ट नहीं करती है। तो कौन सी धातु है, वो मैग्नीशियम। याद हो गया होगा। अगला क्वेश्चन है सोडियम के एक छोटे टुकड़े को एथनॉल में डालने पर क्या होता है, अभिक्रिया का केवल समीकरण लिखना है। तो ये क्वेश्चन देख लो आपका 2011 में आ चुका था। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो क्वेश्चन आएंगे वो आपकी प्रीवियस ईयर से ही सारे क्वेश्चन यहाँ आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो सिंपली आपने बस ये अभिक्रिया याद कर लेनी है, 2C2H5OH। C2H5 क्या होता है बच्चों, एथनॉल होता है। याद रखना है आपने कि एथनॉल का फॉर्मूला क्या था, C2H5OH।
प्लस आप किससे अभिक्रिया करा रहे हैं, सोडियम। देखो बोले ना सोडियम के एक छोटे टुकड़े को एथनॉल में डालने पर क्या होगा, तो सोडियम हो गया आपका Na, एथनॉल हो गया C2H5OH। अब क्या होगा, खाली समीकरण देना, तो यहाँ पे देखो C2H5O Na प्लस H2, यहाँ से हाइड्रोजन गैस आपकी क्या निकल जाएगी, बाहर निकल जाएगी। तो क्या हो रहा है, आपका समीकरण देना है C2H5O Na आपका बन जा रहा है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें आप देख रहे हैं किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक की क्या भूमिका होती है। देखो उत्प्रेरक क्या होता है, आपने अगर पढ़ा होगा तो उत्प्रेरक क्या होता है बच्चों, उत्प्रेरक एक ऐसी चीज होती है कि आपको अगर मैं बोलूँ वो मतलब किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, ठीक है, और उस रासायनिक अभिक्रिया के मान को क्या कर देता है, बदल देता है, पर वो खुद नहीं परिवर्तित होता है। मान लो ये जैसी ये अभिक्रिया यहाँ पे अगर मैं मान लो Na दे दूं, तो Na क्या कर देगा, इस समीकरण इसका मान जो होगा वो बदल देगा, ठीक है, अभिकारक का मान क्या, जब वो उत्पाद बनेगा तो उसके मान को परिवर्तित कर देगा, बट ये Na अपनी जगह चेंज नहीं होता है। क्लियर है। तो हम यहाँ देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है, उत्प्रेरक किसी रासायनिक अभिक्रिया को तीव्र या मंद कर देते हैं परंतु स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं। देखो सिंपल सी लैंग्वेज है। तो आई होप बच्चों आपको इतने क्वेश्चन याद होंगे। उसके बाद चलते हैं आगे। ये जो आप देख रहे हैं इधर, क्वेश्चन नंबर हमारा हो गया था, इधर हमने नीचे देख लिया, ठीक है, दो दो तक तो हो गए थे। अगला प्रश्न है दूसरा नंबर, ठीक है, सॉरी कहाँ तक हो गया था हमारा, क्वेश्चन नंबर 5 तक हो गया था, ठीक है। और इधर हमने देख लिया है, एक बार जूम आउट करके देख लेते हैं कि हमारे कौन कौन से क्वेश्चन हो चुके हैं ना, क्योंकि बार बार रिपीट करें। देखो MCQ 5 नंबर, उसके बाद आ जाते हैं इधर, ठीक है। आगे जो आपके क्वेश्चन देख रहे हैं वो आपके इधर से स्टार्ट हो जा रहे हैं, ठीक है, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर यानी अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अब यहाँ पे आप क्वेश्चन देख रहे हैं कि द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है, ठीक है, द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो द्विविस्थापन मैंने आपको बता दिया था स्टार्टिंग में ही। तो सिंपल आप इसको क्या करेंगे, एग्जाम्पल से समझेंगे। देखो यहाँ पे BaCl2 दिख रहा है, ठीक है, BaCl2 और यहाँ पे Na2SO4। सिंपल आपने क्या करना है, Cl2 को डाल देना है यहाँ पे SO4 की जगह, और SO4 को डाल देना है Cl2 की जगह। तो यहाँ पे देखो SO4 आ गया Ba के साथ, और Cl आ गया किसके साथ, Na के साथ आ गया। तो द्विविस्थापन क्या होती है, द्विविस्थापन अभिक्रिया में यौगिकों के आयनों की अदला बदली की जाती है, ठीक है, तथा नए यौगिक बनते हैं। बस आप इतना लिखेंगे और इसमें कुछ नहीं करना है। क्या होता है द्विविस्थापन में, क्या होता है, यौगिकों के जो आयन होते हैं वो आपस में बदल जाते हैं, बस इसी को हम क्या बोलते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। और एग्जाम्पल आप नीचे देख सकते हैं, इसको आप एग्जाम में लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें बोला है निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लीजिए। तो संतुलित समीकरण देखो यहाँ पे Fe2O3 प्लस 2Al2O3 प्लस Fe। तो इनका सिर्फ आप यहाँ से देख लीजिए संतुलित करना, और लास्ट में मैं आपको एक बार अलग से एक दो एग्जांपल लेकर के आपको समझा दूंगा कैसे आप किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं यही बताऊंगा तो वीडियो जो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, फिर बच्चे भी बोर हो जाते हैं। बट लास्ट में बता दूंगा, ठीक है, अगर वीडियो ठीक ठाक ज्यादा टाइम नहीं लिया तो वहाँ पे इन दोनों क्वेश्चन को देख लीजिएगा, दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट। देखो संतुलित करना और आप 3 नंबर का संतुलित करना 100% आएगा ही आएगा, तो ये 3 नंबर आपने बिल्कुल छोड़ने नहीं है, इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। अगला है प्रश्न नंबर 3, देख रहे हैं क्या होता है जब और यहाँ पे बोला है सिर्फ क्या करना है, रासायनिक समीकरण लिखने हैं। ठीक है, तो क्या लिखना है रासायनिक समीकरण में, तो यहाँ पे चलते हैं। देखो पहला है मर्क्यूरी ऑक्साइड को गर्म किया जाता है। क्या होता है जब हम मर्क्यूरी ऑक्साइड को गर्म करते हैं, तो यहाँ पे HgO है, यहाँ पे देखो ऊपर क्या लिखा है, गर्म करने पर, और आपका क्या बन जाता है, Hg आपका मरकरी अलग हो जाता है और ऑक्सीजन गैस बाहर निकल जाती है। ठीक है, बस आपको इतना याद करना है। जब हम HgO को गर्म करते हैं, किसको, मर्क्यूरी ऑक्साइड को, तो आपकी मरकरी बनती है और ऑक्सीजन गैस क्या होती है, बाहर निकल जाती है। अगला है, यहाँ पे आप सेकंड नंबर देख रहे हैं, जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ गर्म किया जाता है। तो क्या होता है जब जिंक ऑक्साइड को कार्बन, देखो जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ क्या करता है, गर्म करते हैं, तो जिंक अलग निकल जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस अलग निकल जाती है। हो गया इतना याद। देखो आपने जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ आपने उसी टाइम उसको याद कर लेना है, ऐसा नहीं कि बात के लिए आप छोड़ दे रहे हैं। अगला है, आयरन ऑक्साइड थर्ड की एल्यूमिनियम से क्रिया होती है। तो देखो यहाँ पे Fe2O3 प्लस 2Al, यहाँ पे हो गया, ये क्या है, आयरन ऑक्साइड थर्ड, और ये हो गया आपका एल्यूमिनियम। क्या अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, यहाँ पे देखो FeAl2O3। ठीक है, तो अब आपने कमेंट बॉक्स में मुझे ये बताना है कि Al2O3 का रासायनिक नाम क्या है। क्लियर है। अगला फिर देखो आपका क्या आ चुका है, रासायनिक समीकरण संतुलित करने के लिए आ चुके हैं 2। तो ये जितने आप यहाँ देखेंगे बस इनको तैयार करना है, इसके अलावा आपने कुछ नहीं देखना है। यहाँ पे देखो आपका 4Na+O2 है, एरो Na2O। तो यहाँ पे आप इन दोनों अभिक्रियाओं को देख लीजिए कि कहाँ पे क्या चेंज किया है। इसका जो कोड होता है देखो 4, यहाँ पे 1 है आपका, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यानी 4 1 2 1। ठीक है, अगर आप मान लो एग्जाम में जाते हैं तो 4 1 2 1 इसका कोड हो जाएगा, अगर आप इसको याद रखना चाहें तो।
बाकी अभी मैं लास्ट में आपको संतुलित देखो कोशिश करूंगा कि आपकी 20 से 25 मिनट में आपकी ये वीडियो कंप्लीट हो जाए। अगला देखते हैं क्या होता है जब यहाँ पे फिर रासायनिक समीकरण देना है, जैसे भी हमने ऊपर किया, तो बुझे हुए चूने के साथ क्लोरीन की क्रिया कराई जाती है। तो अभी मैंने ये आपको ऊपर बता दिया था कि जब हम बुझे हुए चूने COH होल ट्वाइस प्लस Cl2 करा क्या करते हैं, अभिक्रिया कराते हैं, तो आपका क्या बन जाएगा, ब्लीचिंग पाउडर बनता है। ब्लीचिंग पाउडर को हम नॉर्मली क्या बोलते हैं, विरंजक चूर्ण बोलते हैं। ठीक है, विरंजक चूर्ण भी बोलते हैं इसको, और प्लस आपका पानी बाहर निकल जाता है। क्लियर। अगला है विरंजक चूर्ण की तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया कराई जाती है। तो जब हम किसकी अभिक्रिया, विरंजक चूर्ण की अभिक्रिया किससे कराते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से। तो ब्लीचिंग पाउडर हो गया इसका COCl2। सूत्र आपने ये जरूर याद करना है। विरंजक चूर्ण का सूत्र, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। उसके अलावा सोडियम बाइकार्बोनेट यानी धावन सोडा, खाने का सोडा, इनके सूत्र आपने देख लेने हैं, अच्छे से याद कर लेने हैं। COCl2 प्लस 2HCl अभिक्रिया कराएंगे तो CaCl2 प्लस क्लोरीन गैस आपकी बाहर निकल जाएगी, H2O बाहर निकल जाएगा। इतना याद हो गया होगा। अगला चलते हैं, प्रश्न नंबर 6 है। यहाँ पे फिर से आपको संतुलित करना है। जैसे कि पहला देख पा रहे हैं, जिंक की सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराई जाती है। जिंक के लिए देखो Zn होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए NaOH, और बनेगा क्या आपका, सोडियम जिंकेट बनेगा। क्या बनेगा, सोडियम जिंकेट। क्या होता है फॉर्मूला, Na2ZnO2 प्लस आपका क्या निकल रहा है, हाइड्रोजन गैस बाहर निकली है। अगला देखते हैं, कॉपर ऑक्साइड की तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराने पर। तो क्या होता है जब हम कॉपर ऑक्साइड की किससे कराते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया। सल्फ्यूरिक का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, H2SO4, और आपका बनेगा क्या, कॉपर सल्फेट CuSO4 प्लस H2 आपकी गैस बाहर निकल जाएगी। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ये जो आपके निश्चित उत्तरीय हैं, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ कौन कौन सा करना है। देखो ये क्वेश्चन आपको नहीं करना है, क्वेश्चन नंबर 7 जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, इसको आपने प्रिपेयर नहीं करना है, ये आप यहीं पे छोड़ देंगे। ठीक है, इसको नहीं देखना आपने, और ना ये आपके एग्जाम में कभी पूछा गया है इस टाइप का क्वेश्चन, इसको आप बिल्कुल हटा दीजिए। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, इतने बच्चों क्वेश्चन आप लोगों के क्लियर हो गया होगा। मैं आपको PDF भी दे दूंगा, तो आप उसी के साथ साथ इसकी प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हो गया था हमारा कहाँ तक, 7 नंबर। देखो यहाँ पे टोटल का खा गा 3 क्वेश्चन थे, तो का खा का यहाँ पे इस पेज पर है, अगला वाला गा आपका इस जगह पे आ चुका है। ठीक है, अब अगले देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। बेकिंग पाउडर क्या है, तो बेकिंग पाउडर इसको आपने नहीं देखना है, बेकिंग पाउडर को। ठीक है, अगला देखते हैं, लोहे पर जंग लगना किस रासायनिक प्रक्रिया का उदाहरण है। तो ये वाला आपने क्वेश्चन अच्छे से देख लेना है, कौन सा, लोहे पर जंग लगना। इसको मैं अभी अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि एग्जाम में आए, और इसको आपने बिल्कुल नहीं छोड़ना है। लोहे पर जंग लगना किस रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, लोहा नम वायु से क्रिया करके आयरन ऑक्साइड बनाता है। यदि आयरन ऑक्साइड जंग के रूप में आयरन पर परत बना लेता है, अतः जंग लगना अपचयन प्रक्रिया का उदाहरण है। अब सिंपल देखो, आपसे क्या पूछा गया था कि लोहे पर जंग लगना किस रासायनिक प्रक्रिया का उदाहरण है, तो आप सिंपल क्या बोलेंगे, अपचयन प्रक्रिया है। अपचयन प्रक्रिया में अब क्या होता है, अपचयन प्रक्रिया में यहाँ पे देख रहे हैं कि आयरन, लोहा जब वायु की उपस्थिति में आता है तो उसके साथ क्रिया करके क्या बनाता है, आयरन ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, आयरन ऑक्साइड यानी FeO, आयरन ऑक्साइड बना लिया। यदि आयरन ऑक्साइड जंग के रूप में उस लोहे पर परत बना लेता है, उसे हम क्या बोलते हैं, जंग लगना बोलते हैं। और जंग लगना हमारा क्या होता है, अपचयन प्रक्रिया का उदाहरण है। अगला है, ये वाला जो क्वेश्चन है वो मैं आपको पहले ही स्टार्टिंग में ही बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो यहाँ पे और अच्छे से आप समझ जाएंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये वाला, और ये आपकी बुक में भी क्वेश्चन देखने को मिला होगा। किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए किया जाता है। तो हम दिवाली वगैरह में किस पदार्थ का उपयोग करते हैं सफेदी करने में, तो सिंपल अब बोलते हैं शुष्क बुझा हुआ चूना। ठीक है, CaO का OH का होल ट्वाइस, यानी इसका हम प्रयोग करते हैं सफेदी करने के लिए। तो इसका सूत्र पूछा है, तो नॉर्मली इसका जो सूत्र होता है जो आप बाजार से खरीद के लाते हैं, इसको हम बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड यानी शुष्क चूना या बिना भुजा चूना। ठीक है, यानी शुष्क मतलब क्या होता है, सूखा चूना। तो बाजार से जो हम खरीद के लाते हैं सूखा हुआ चूना खरीद के लाते हैं। फिर आगे बोला है, देखो फर्स्ट नंबर में आपका ये क्लियर हो गया। सेकंड नंबर में आपको बोला है, दिए गए पदार्थ X की जल के साथ अभिक्रिया। अब दिया गया पदार्थ आपका क्या है, CO, ये खरीद के लाया बाजार से, इसमें हमने क्या मिला दिया, पानी मिला दिया, H2O मिला दिया। तो क्या बनेगा ये, या तो ये हो जाएगा बुझा हुआ चूना, अनबुझा या शुष्क चूना नाम हमने दे दिया। शुष्क मतलब क्या, सूखा चूना। अब उसके बाद अगर हम उसमें पानी डाल देंगे तो क्या बन जाएगा, वो बुझा हुआ चूना बन जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया CaO प्लस H2O की अभिक्रिया कराई, तो हमारा क्या बन गया, बुझा हुआ चूना बन गया। इसको हम बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड। क्लियर है, तो ये सफेदी करने वाला आपने अच्छे से याद कर लेना है। फिर अगला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो अब आप देखने जा रहे हैं, इसमें कहा है, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। तो बस आपने ये देख लेना है, जो लोहे की कील है, ठीक है, लोहे की कील है और कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोने पर क्या होता है। और यहाँ पे सिर्फ आपने क्या देखना है, कॉपर को ध्यान में रखना है, और लोहा देखो क्या होता है, आयरन, यानी Fe और Cu को आपने ध्यान में रखना है।
बस पूरा खेल इन दोनों का ही है। तो जैसे ही हम यहाँ देख लो, पहले अभिक्रिया दे रखी है Fe को हमने क्या डाला, लोहे को, जो लोहे की कील है वो हमारी क्या Fe है, ठीक है, यानी आयरन है। और जब हमने इसको कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला तो क्या बन जाता है, हमारा आयरन सल्फेट बन जाता है। सिर्फ आपने इतना याद रखना है, अगर आपको ये अभिक्रिया याद है तो आप बस इसी अभिक्रिया से क्या कर सकते हैं, अपना आंसर लिख सकते हैं। तो सिंपल आंसर क्या हो जाएगा, देखो जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो जो कॉपर सल्फेट का, ठीक है, क्या होता है, आयन होते हैं वो क्या हो जाते हैं, आयरन के साथ जुड़ जाते हैं, तो क्या बना लेते हैं, वो आयरन सल्फेट बना लेते हैं और कॉपर यहाँ से, ठीक है, क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। तो अब इसके जो यहाँ नीचे आपकी डेफिनेशन दे रखी है उसको पढ़ लेते हैं। लिखा है कॉपर सल्फेट विलयन में लोहे की कील डालने पर कॉपर सल्फेट का नीला रंग मलिन पड़ जाता है। अब जो कॉपर सल्फेट का रंग होता है वो नीला होता है, मलिन मतलब हल्का फीका हो जाता है, क्योंकि लोहे का स्थान क्रियाशीलता में, अब लोहा मैंने अभी आपको बताया ना Fe, कॉपर क्या होता है Cu, तो जो लोहे का स्थान है वो कॉपर से ऊपर है, ठीक है, कॉपर से ऊपर है, यानी कॉपर बाद में आता है और Fe पहले आता है। और अतः लोहा कॉपर को उसके विलयन से विस्थापित करके आयरन सल्फेट बना लेते हैं। देखो उसका क्या हो गया, क्या बोलते हैं, लोहे कॉपर उसके विलयन से विस्थापित करके, विलयन से विस्थापित किया यानी SO4 को विस्थापित कर दिया और क्या बना लिया, FeSO4 बना लिया। तो जिसके कारण इसका रंग क्या हो जाता है, भूरा हो जाता है। इस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर हो गया बच्चों। तो लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालने पर क्या होता है, वो अपने आयन को बदल लेता है, बस इतना याद रखना है आपने। अगला है क्वेश्चन, ये वाला एक आपने देख लेना है कि अपचयित और उपचयित क्या है, ठीक है। तो सिंपल आप इसको यहीं से देख सकते हैं, दो क्वेश्चन यहाँ पे हैं, इन दोनों को आप यहाँ से देख लेंगे और उसके बाद ऊपर एक दो पार्ट और इसके होंगे, उसको भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। और इनके आंसर आप यहीं पे नॉर्मली आपने कर लेने हैं, सॉरी दोनों हैं यहाँ पे। अब इनका जो आंसर है यहाँ पे देखो, सोडियम उपचयित हो रहा है तथा ऑक्सीजन गैस क्या हो रही है, अपचयित हो जा रही है। फिर आपका दूसरा है CuO अपचयित तथा H2 उपचयित हो जा रही है, तो इसको आपने देख लेना है। अगला है संतुलित करना। तो बच्चों संतुलित करना भी मैं लास्ट में आपको बता दूंगा, पहले मैं टाइमिंग देखूंगा कि वीडियो की जो रिकॉर्डिंग टाइम है वो कितना हो चुका है, ठीक है, क्योंकि वीडियो को हमने ज्यादा लंबा नहीं रखना, कोशिश करना है 25 से 30 मिनट में आपका हर चैप्टर निपट जाए। तो अगला देख लेते हैं, जो संतुलित करने वाले, देखो आप सिंपल इन चारों देखो, और बच्चों जितने संतुलित करने वाले हैं इन सबको आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है, किसी भी समीकरण को आपने छोड़ना नहीं है। और कोशिश करूंगा कि मैं संतुलित करने वाला एक आपको अलग से टॉपिक दे दूं, बट इस वीडियो में सिर्फ मैं आपको क्वेश्चन दे देता हूँ कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो जैसे आप संतुलित, यहाँ आप ऊपर चारों देख लीजिए वीडियो रोक करके, फिर नीचे आप इन चारों का सॉल्यूशन देख लीजिए और खुद से करने की कोशिश करिएगा, मैं आपको दे दूंगा। अगला क्वेश्चन है, लोहे की वस्तु को हम पेंट क्यों करते हैं। तो लोहे की वस्तु को हम जंग लगने से बचाने के लिए, यानी लोहे, हमारी लोहे की जो वस्तु होती है उसमें जंग ना लगे, तो जंग से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, वस्तुओं को पेंट करते हैं। सिर्फ आपने इतना याद रखना है, प्लस एक फॉर्मूला याद कर लेना है कि जब लोहे का, सॉरी, इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, Fe2O3.XH2, ये फॉर्मूला आपने याद कर लेना है। ये फॉर्मूला आपका कई बार एक नंबर में पूछा गया एग्जाम में। अगला देख लेते हैं, तेल एवं वसा खाद्य पदार्थ को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। तो जब मैं ऊपर एक एक नंबर वाले क्वेश्चन समझा रहा था, वहां पे मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था। देखो यहाँ पे लिखा, तेल एवं वसायुक्त पदार्थों को जब लंबे समय तक रखा जाता है तो ये पदार्थ वायु के ऑक्सीजन से संयोग करके अपचयित होकर विकृत गंदी हो जाते हैं। जब मैंने ऊपर बताया था, एक बार चाहे तो आप वीडियो रिपीट कर लीजिए, ठीक है, तो वहां से आप इसका आंसर देख लेंगे। अगला चलते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि आपके 3-3 नंबर के आते हैं। क्वेश्चन आ गया है कि संयोजन अभिक्रिया क्या है। तो संयोजन भी मैं आपको स्टार्टिंग में समझा चुका हूँ, क्या होता है, दो पदार्थ क्या होते हैं मिलकर के एक नया पदार्थ बनाते हैं। तो देखो N2 प्लस H2 क्या मिलकर बना रहे हैं, 2NH3 बना रहे हैं, यानी अमोनिया बना दे रहे हैं, NH3 बना दे रहे हैं, ठीक है। अब देखो क्या लिखा है यहाँ पे, जब दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, ऐसी क्रिया को संयोजन अभिक्रिया अथवा योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। आप क्वेश्चन हो सकता है कि आपका आ जाए योगात्मक अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो संयोजन को ही हम योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर है, आप लिख लेंगे इसको एग्जाम में। अगला चलते हैं, और कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपको ये जो वीडियो है आपको कितना आपके लिए लगी, कि आपको, हाँ, कि आपको इससे फायदा हुआ, ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगला है, अपचयन अभिक्रिया क्या होती है, नीचे दी गई अभिक्रिया में अपचयित पदार्थ का नाम लिखना है। अब देखो 2 नंबर में आपका ये, सॉरी 3 नंबर का पूछा गया है, पहले तो आपने बताना है अपचयन अभिक्रिया क्या होती है, तो देख लेते हैं इसका आंसर। फिर आगे दे रखा है आपका, यहीं पे देखो एक क्वेश्चन और है कि अथवा में निम्न अभिक्रिया में उपचयित तथा अपचयित पदार्थों को पहचान कर उनके नाम लिखने हैं। तो पहले था अपचयन, तो हम पहले अपचयन को समझ लेते हैं। देखो अपचयन आपको यहाँ दिख रही है सेकंड नंबर पर, ठीक है, यहाँ पे उपचयन अपचयन दोनों को समझाया गया। अपचयन देखो क्या है, और उपचयन अपचयन मैं ऊपर स्टार्टिंग में बता चुका हूँ, है ना, क्या बताया था। उपचयन में क्या होता है, ऑक्सीजन ग्रहण होता है, हाइड्रोजन बाहर जाती है। अपचयन में क्या होता है, हाइड्रोजन अंदर आती है, ऑक्सीजन बाहर जाती है। तो ये आपकी नॉर्मली डेफिनेशन हो गई, ठीक है। उसके बाद जो इसके एग्जाम्पल दे रखे, देखो यहाँ पे अभिक्रिया आपको दे रखी है, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे हो जाएगा आपका H2 में क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, और MnO2 में, MnCl2 में अपचयित हो रहा है, तथा HCl का H2 में उपचयन हो रहा है। क्लियर है।
अब देखो बच्चों, ये जो क्वेश्चन है आपके बहुत ज्यादा इजी है। उपचयन अपचयन मैं आपको पहले ही एक एक नंबर वाला एक्सप्लेन कर चुका हूँ, यहाँ पे इसलिए मैं इसको पूरा नहीं पढ़ रहा हूँ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। संयोजन अभिक्रिया एवं वियोजन अभिक्रिया में अंतर स्पष्ट करना है। संयोजन वियोजन मैं आपको पहले ही ये बता चुका हूँ। संयोजन में क्या होता है, जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर के क्या बनाते हैं, एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, संयोजन। और फिर जब एक पदार्थ क्या होता है, दो पदार्थों में टूट जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखो, इस अभिक्रिया में पदार्थ ताप दाब आदि के प्रभाव से दो या उससे अधिक पदार्थों में अपघटित हो जाते हैं, यानी टूट जाते हैं। तो नॉर्मली क्या हो गया, संयोजन में जुड़ जाते हैं और वियोजन में टूट जाता है कोई एक पदार्थ। अगला है अंतर बताना है, तो दो अंतर इसमें काफी हो जाते हैं। सॉरी, परिवर्तन का कारण हटा लेने पर पदार्थ मूल अवस्था में नहीं आता है। ठीक है, जो परिवर्तन का कारण है अगर हम उसको हटा ले तो जो पदार्थ होता है अपनी मूल अवस्था में नहीं आता है। और यहाँ पे है वियोजन में परिवर्तन का कारण हटा लेने पर पदार्थ मूल अवस्था में आ जाता है। इसमें मूल अवस्था में नहीं आता है, इसमें मूल अवस्था में आ जाता है। ठीक है, अतः संयोजन अनुत्क्रमणीय क्रिया है। ये कैसे है अब आप देखो, दो पॉइंट आपका ये हो गया। तीसरा पॉइंट आप इस तरह से बना सकते हैं कि संयोजन अभिक्रिया अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है और वियोजन अभिक्रिया उत्क्रमणीय। ठीक है, उत्क्रमणीय मतलब रिवर्सिबल, यानी वो वापस आ सकती है। अनुत्क्रमणीय यानी उसको हम वापस नहीं ला सकते। क्लियर है, अंतर समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पे बोला निम्न अभिक्रिया के लिए रासायनिक समीकरण देने हैं। तो यहाँ पे कई बार आ जाता है कि क्या होगा अगर हम इनके आपस में अभिक्रिया करें। तो देखो, आयरन का भाप के साथ, तो आयरन की भाप के साथ ये अभिक्रिया भी आपने याद रखनी है। ठीक है, ये तीन जो आप अभिक्रिया देख रहे हैं का खा का, इन तीनों अभिक्रियाओं को आपने अच्छे से याद कर लेना है। तो देखो, पहला है आपका यहाँ पे आयरन की भाप के साथ। आयरन आपका क्या होता है, Fe, और भाप आपका क्या पानी से मिलकर बनती है। तो Fe प्लस H2 का जब आप करेंगे तो Fe3O4 प्लस 4H2 बन जाएगा। आपने ये अभिक्रिया याद कर लेनी है यहाँ से। फिर है सोडियम की जल के साथ। सोडियम का फॉर्मूला Na और जल आपका हो गया H2O, और क्या बन जाएगा आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। H2 गैस आपकी बाहर निकल जाएगी। तीसरा है जिंक का सल्फ्यूरिक। जिंक देखो Zn, सल्फ्यूरिक आपका हो गया H2SO4, और बनेगा क्या आपका जिंक सल्फेट बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है आपका निम्न अभिक्रिया के रासायनिक समीकरण देने हैं। आप सिर्फ यहाँ पे रासायनिक समीकरण देने हैं। एल्यूमिनियम की भाप के साथ, एल्यूमिनियम क्या हो गया Al, ठीक है, और भाप क्या हो गया आपका H2। तो जब आप इसके अभिक्रिया लगाएंगे, देखते हैं यहाँ पे क्या क्या बनता है, पोटेशियम की जल के साथ, यानी K की H2O के साथ, पोटेशियम की जल के साथ कराने पर। अभी देख लेते हैं, और बाकी इसमें अगर और क्वेश्चन है तो ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सबसे ऊपर आ गए हैं, और इन दोनों का आंसर देख रहे हो। देखो Al हो गया प्लस आपका क्या हो गया H2। जब इनकी अभिक्रिया बनाते हैं तो Al प्लस OH का क्या बन जाएगा, होल थ्राइस बन जाएगा, प्लस 3H2 बन जाएगा। और पोटेशियम की जब हम जल के साथ कराएंगे तो क्या बनेगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, और हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। अगला फिर है, क्या होता है जब हम इनकी अभिक्रिया कराते हैं तो क्या होता है, जब खाली यहाँ पे क्या देना है, समीकरण देना है। तो बेकिंग सोडा को जब हम गर्म करते हैं, बेकिंग सोडा आपका क्या होता है NaHCO3। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि बेकिंग सोडा, धावन सोडा, यानी खाने वाले सोडा और धावन सोडा, इनका फॉर्मूला याद कर लेना। तो यहाँ पे NaHCO3 को जब हम गर्म करते हैं तो क्या बन जाता है, Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO, आपकी गैस बाहर निकल जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला है तांबे को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। जब तांबा आपका क्या हो गया, कॉपर, ठीक है, कॉपर को ही हम क्या बोलते हैं, तांबा बोलते हैं। जब हम इसको क्या करते हैं, वायु की उपस्थिति, वायु यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में हम गर्म करते हैं, क्या बनता है, CO2 बन जाता है। अगला है सोडियम कार्बोनेट का क्रिस्टलीकरण किया जाता है। क्रिस्टलीकरण देखो ये वाला आपका इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको आपने नहीं देखना है। अगला चलते हैं, देखो जो इंपॉर्टेंट नहीं है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, वो आपने देखना ही नहीं है उसको। फिर यहाँ पे है कि क्या होता है, जब यहाँ पे फिर आपको केवल क्या देनी है, रासायनिक समीकरण देनी है। तो यहाँ पे देखो चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोवाइड की जाती है। तो क्वेश्चन आप देख लो कितना मोस्ट इंपोर्टेंट, 2012, 16, 18 तीन बार रिपीट हुआ। तो इस वाले को आप अच्छे से याद कर लीजिए। देखो चूने का पानी यानी CaOH का होल ट्वाइस। चूना देखो, चूना बाजार से खरीदा, पानी डाला तो क्या बन गया आपका, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया। ठीक है, बुझा हुआ चूना बन गया। तो क्वेश्चन है आपका चूने का पानी, तो CaOH का होल ट्वाइस किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, कार्बन डाइऑक्साइड का गैस का फॉर्मूला आपको पता है, क्या बन जाएगा, CO3 बन जाएगा, CaCO3 बन जाएगा प्लस H2O। ठीक है, पानी अलग हो जाएगा इसमें। अगला दूसरा देखना है आप, जिंक धातु की सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया की जाती है। तो जब हम जिंक की किसके साथ, जिंक देखो हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH हो गया, तो आपका क्या बन जाता है, सोडियम जिंकेट बन जाएगा, यानी Na2ZnO2 बन जाएगा, प्लस H2 आपकी बाहर निकल जाएगी। गा नंबर है, वायु की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन का जब दहन किया जाता है। तो केवल रासायनिक समीकरण देना है, तो आप यहाँ से रासायनिक समीकरण देख सकते हैं। क्या है, तो यहाँ पे देखो आपका आ जाएगा मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन के साथ क्या किया जाता है, दहन किया जाता है, तो MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। चौथा नंबर है, आयरन ऑक्साइड, आयरन थर्ड ऑक्साइड के साथ एल्यूमिनियम की अभिक्रिया होती है। तो Fe2O3 हो जाएगा आपका क्या, आयरन थर्ड ऑक्साइड, और यहाँ पे आ जाएगा एल्यूमिनियम यानी Al, और बनेगा क्या आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन जाएगा, यहाँ पे एल्यूमिनियम ट्राइऑक्साइड बन जाएगा। तो Al2 बन जाएगा। ठीक है, और आपका क्या बन जाएगा, Fe बन जाएगा। ठीक है, यानी Fe जो आपकी है यानी आयरन, वो आपका क्या निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। क्लियर है। अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है। यहाँ पे निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण देने हैं। तो संतुलित रासायनिक समीकरण इन तीनों को आप यहाँ पे आराम से वीडियो को रोक करके देख सकते हैं। अगला चलते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा,
9। यहाँ पे भी आपको क्या करना है, समतुल्य समीकरण करना है, Fe प्लस H2O और एरो Fe2O3, इसको भी आप देख लेंगे। और ये क्वेश्चन देख लो आपका कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2015, 16, 17 और 22 में क्वेश्चन आपका पूछा गया, तो इन क्वेश्चंस को आपने बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। तो ले चलता हूँ आपको नेक्स्ट पेज पर। टोटल आपकी 5 अभिक्रिया, इन पांचों अभिक्रियाओं के आंसर यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से इन पांचों अभिक्रियाओं को नोट करिए और अपनी नोटबुक में इनको खुद से संतुलित करने की कोशिश कीजिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, उपचयन अपचयन अथवा रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं। और मैं ये आपको उपचयन अपचयन आपको बता चुका हूँ अच्छे से, रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो अब आपको मैं यहाँ इसको दोबारा रिपीट नहीं कर रहा हूँ। क्लियर है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, उपचयन अपचयन मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था। उपचयन क्या है, ऑक्सीजन ग्रहण करता है, हाइड्रोजन बाहर निकलता है। अपचयन में क्या है, हाइड्रोजन क्या करता है, उसमें प्रवेश करता है, ऑक्सीजन बाहर निकल जाती है अपचयन में। तो एग्जाम्पल भी मैंने आपको दे दिए हैं, तो यहाँ पे आपको दोबारा नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन की योग्य ह्रास के आधार पर निम्न पदों की व्याख्या कीजिए। उपचयन अपचयन, देखो यहाँ पे फिर आपका क्या आ चुका है, उपचयन और अपचयन आ चुका है। ठीक है, तो उपचयन अपचयन आपने यहाँ आपको मैं दोबारा नहीं बता रहा हूँ उपचयन और अपचयन को। और आप ये एक चीज नोटिस कर रहे होंगे कि उपचयन और अपचयन से कितने बार क्वेश्चन आपके रिपीट हो चुके हैं, तो इन दोनों को आपने उपचयन अपचयन को बहुत अच्छे से देख लेना है। क्लियर है, और इसके एग्जाम्पल जितने भी आप देखेंगे उनको आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। देख लेते हैं अब नेक्स्ट आगे क्या है हमारा। देखो उपचयन अपचयन हो गया आपका, उसके बाद बोला है इनको आप क्या करिए, वर्णन करना है, व्याख्या करनी है। संसारण क्या होता है, लोहे पर जंग लगना ही क्या होता है संसारण। अब संसारण कैसे लगता है, जब किसी भी हम धातु को क्या करते हैं, वायु के संपर्क में रखते हैं या नमी वाली जगह पर रखते हैं, तो उन पर क्या लगने लग जाती है, एक परत जमने लग जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जंग की परत बोलते हैं। उसी वही हमारा क्या होता है, संसारण होता है। तो लोहे में जब हम लोहे की वस्तु को वायु तथा नमी की वस्तु में रखते हैं तो जंग लग जाती है, और जंग ऑक्साइड, जंग का जो फॉर्मूला होता है Fe2O3.H2 होता है। विकृत गंधिता क्या किसे कहते हैं, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि किसी भी पदार्थ को लंबे समय तक रखने के लिए उसमें नाइट्रोजन गैस डाली जाती है। अगर हम उसमें नाइट्रोजन गैस नहीं डालते तो वो क्या हो जाती है, जल्दी खराब हो जाती है। क्लियर है, उदाहरण के लिए देखो, आलू के चिप्स की पैकिंग करते समय थैलियों में नाइट्रोजन प्रोवाइड करके विकृत गंधित होने से बचाया जाता है। अब देखो आपके आगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, उष्माक्षेपी उष्माशोषी क्या है, ये आपको एक एक नंबर में पहले बता चुका हूँ। ठीक है, तो सिंपल आपने यहाँ से क्या देखना है, सिर्फ समीकरण देख लीजिए, C+O2। ठीक है, कार्बन प्लस अब देखो ऑक्सीजन गैस की जब अभिक्रिया कराए तो क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है। ठीक है, प्लस यहाँ से 98.3 किलो कैलोरी आपकी क्या हो जा रही है, उष्मा का क्या हो रहा है, सृजन हो रहा है। उष्मा शोषी के यहाँ पे उष्मा का शोषण होगा, और उष्मा का शोषण होने पर देखो N2+O2, और ये देखो रिवर्सिबल है, यानी आप इसको वापस उसकी जो ओरिजिनल पोजीशन है वहाँ पे ला सकते हैं। N2+O2 की जब आप अभिक्रिया कराते हो तो क्या बन जाता है, 2NO बन जाता है, और यहाँ से क्या होती है, 45 किलो कैलोरी निकलती है। क्लियर है, तो उष्मा शेषी उष्मा शेपी और उष्मा शोषी आप दोनों को, इन दोनों को अच्छे से समझ गए होंगे। अगला चलते हैं, और लास्ट टॉपिक है आपके इस वीडियो का, और उसके बाद देखते हैं टाइम की कितना हो चुका है, और अगर टाइम बचेगा तो मैं आपको संतुलित करना भी बता दूंगा यहाँ पे। तो ऑक्सीकरण तथा अपचयन में अंतर स्पष्ट करना है। तो ऑक्सीकरण बच्चों और अपचयन, देखो बार बार ये क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है, तो इस क्वेश्चन ऑक्सीकरण और अपचयन को आपने नहीं छोड़ना है। ऑक्सीकरण और अपचयन, ठीक है, सेम वही उसी से रिलेटेड आपका ये ऑक्सीकारक और अपचायक आ जाता है। तो ऑक्सीकरण क्रियाओं में ऑक्सीजन संयुक्त होती है, ऑक्सीजन देखो संयुक्त हो रही है, हाइड्रोजन बाहर निकलती है। यहाँ पे ऑक्सीजन अंदर जाती है और हाइड्रोजन क्या हो जाती है, संयुक्त हो जाती है। ठीक है, दोनों एक दूसरे के विपरीत है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। और बाकी एक दो एग्जांपल और यहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं ऊपर कर देता हूँ, और इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप ये दोनों के बीच में जो अंतर है वो आप अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों आपका ये है। ठीक है, तो यहाँ पे आप कंप्लीट देख रहे होंगे। अब आई होप कि बच्चों ये पूरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और एक बार मैं जाके चेक कर लेता हूँ कि हमारी जो रिकॉर्डिंग है कितने मिनट तक की अभी हो चुकी है। ठीक है, क्योंकि अब टाइमिंग भी आपने ध्यान रखना है, टाइमिंग जो है आपकी 38 मिनट हो चुकी है। ठीक है, तो देखता हूँ आपको अगर मैं एक समझा पाऊँ। ठीक है, अगर जल्दी हो गया तो एक एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं आपको संतुलित समीकरण। तो संतुलित समीकरण बच्चों हम ले लेते हैं कोई भी संतुलित समीकरण। जैसा कि आप देख पा रहे हैं BaCl2, कोई इजी सा ले लेते हैं जो आप अच्छे से समझ पाए, है ना। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं संतुलित समीकरण करना है, जैसे यहाँ देख रहे हैं आप पहला वाला। ठीक है, 4Na+O2 और Na2O लिखा हुआ है। तो इसको अगर हम संतुलित करने की बात करें, देखो Na2O वाले को, तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा मैं जूम इन कर लेता हूँ और पूरा फुल साइज ले लेता हूँ। या फिर उसके अलावा कोई और एग्जांपल देख लेता हूँ जो आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, मैंने एक समझ में आ गया, तो बाकी आप खुद से कर ही लेते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप खा नंबर Al प्लस फिर ये चेंज हो गया। कोई और देख लेते हैं, यहाँ पे आप देखो जैसे BaCl2 प्लस H2SO4 है, इसको फुल साइज में कर लेता हूँ।
ये देखो BaCl2 देख रहे हैं प्लस H2SO4, फिर आप एरो देख रहे हैं BSO4 प्लस HCl। अब सिंपली आपने क्या करना होता है, यहाँ पे एक एक पदार्थ को देखना होता है, ठीक है, एक एक तत्व देखना है। Ba देखो, Ba एक तत्व हो गया, फिर Cl2 एक आपका हो गया, फिर H हो गया, फिर सल्फर हो गया, फिर ऑक्सीजन हो गया। इन सबके क्या करना है, तो सिंपल आपने परमाणुओं की संख्या काउंट करनी है। देखो Ba का यहाँ पे एक है। इसमें क्या होता है, देखो असंतुलित समीकरण कब होता है, जब जो ये अभिकारक होते हैं, जो इस साइड होते हैं इनको अभिकारक बोलते हैं, और इस साइड जो होते हैं उनको हम उत्पाद बोलते हैं। तो जब अभिकारकों व उत्पादों के परमाणु की संख्या क्या होती है, बराबर हो जाती है, यानी पदार्थ जो उसमें भाग लेते हैं उसके परमाणु की संख्या बराबर हो जाती है, तो वो समीकरण क्या हो जाता है, संतुलित हो जाता है। तो यहाँ देखो संतुलित आपका, जैसे Ba में यहाँ पे कितना है, एक है, Cl में कितने हैं, दो हैं, ठीक है, हाइड्रोजन में यहाँ पे कितने हैं, दो हैं, देखो आप पीछे दो देख रहे हैं, तो हाइड्रोजन के दो गए, और S के कितने हैं यहाँ पे, एक है, और ऑक्सीजन के यहाँ पे चार हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम टोटल काउंट कर, और इधर देखें Ba का एक है, और S का एक है, ऑक्सीजन के यहाँ पे चार हैं, और हाइड्रोजन के यहाँ पे एक, Cl का एक है। तो अब देख लेते हैं किस किस में चेंज आ रहा है। तो Ba का यहाँ पे देखो एक है, और यहाँ पे भी बेरिलियम का एक है। उसके बाद क्लोरीन यहाँ पे कितने हैं, दो हैं, और इधर क्लोरीन के कितने हैं, एक है, ठीक है। अब क्लोरीन का एक है, यानी इसको चाहिए एक और, तो सिंपली आप क्या करते हैं, जो भी चेंज करना है आप यहाँ सामने करेंगे। तो अगर आप यहाँ पे दो लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, क्लोरीन के कितने बन जाएंगे, यहाँ पे दो बन जाएंगे। पर यहाँ पे देखो हाइड्रोजन के कितने हो गए, दो हो गए। जैसे मैंने यहाँ पे दो लगाया तो हाइड्रोजन का भी यहाँ पे कितना हो गया, दो हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों चेंज क्या हो जाएगा आपका, हाइड्रोजन के दो गए, आप काउंट कर लेते, देखो यहाँ पे क्लोरीन के दो हो गए, क्लोरीन के दो हो गए। अगला देख लेते हैं, हाइड्रोजन के यहाँ पे दो है, ठीक है, देखो हाइड्रोजन के यहाँ पे दो दिख रहे हैं, ठीक है। तो इधर देख लेते हैं हाइड्रोजन के, यहाँ पे भी अब हमारे पास क्या हो गए, हाइड्रोजन के देखो दो हो गए। अगला है देखो सल्फर के यहाँ पे कितने हैं, एक है, और इधर सल्फर का एक है, ऑक्सीजन के यहाँ पे चार है, ऑक्सीजन के यहाँ पे चार है। तो ये जो समीकरण है वो अब आपका देखो संतुलित हो चुका है। देखो बच्चों यहाँ पे थोड़ी सी बेसिक नॉलेज जो आपकी होगी संतुलित करने वाली आपको समझ में आ गई होगी। अब देख लेते हैं इसका संतुलित, देखे क्या बनता है। तो देखो यहाँ पे नीचे BaCl2 प्लस H2SO4, BSO4, यहाँ पे आप देख रहे होंगे BSO4 प्लस 2HCl। तो देखो अभी यहाँ पे हमने क्या लगा दिया था, 2 लगाया था, है ना, तो HCl हमारा बन गया था। ये था बच्चों आपका संतुलित, किसी भी समीकरण को संतुलित करना। आई होप बच्चों पूरे समीकरण को आप अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। अब इसके अलावा भी कोई डाउट आपका फर्स्ट चैप्टर से, या कोई क्वेश्चन हो आपका कि जो आपको समझ में ना आया हो, ठीक है, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और बताना मेरे को कमेंट बॉक्स में कि आपको ये जो चैप्टर फर्स्ट के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको कैसे लगे और कितने % तक आपको समझ में आए। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन आप कि जो आपको पूछना हो चैप्टर फर्स्ट से रिलेटेड, वो आप इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में डाल देंगे कि सर ये वाला टॉपिक मैंने नहीं बताया, या फिर ये वाला टॉपिक अच्छे से एक्सप्लेन कर दीजिए। तो मैं उसका क्या करूंगा, उसी जो भी आपके क्वेश्चन होंगे उसको मैं आपको उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है, ताकि आप जब भी नेक्स्ट टाइम या दोबारा इस वीडियो को देखेंगे तो जो आपके क्वेश्चंस होंगे वो भी आपको इसी वीडियो में मिल जाएंगे। आई होप बच्चों आपको ये पूरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो आप लोगों का प्यार बना रहे, तो वो प्यार आप कहाँ दिखाएंगे, मेरे को कमेंट बॉक्स में दिखाएंगे, ठीक है। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास टाइम रहते पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर सेकंड के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो, और बाकी आप सभी को बेस्ट विशेष आपके ईयरली एग्जाम जो कि बोर्ड 2023 में होने वाले हैं। थैंक यू सो मच।